नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इस असाइनमेंट में हम 4th सेमेस्टर का सॉल्यूशन करेंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के 4th सेमेस्टर का सॉल्यूशन हम कर रहे थे, जिसमें हम 4th सेमेस्टर का अब तक 2 पार्टों में वीडियो बनाया हुआ है। ये हमारा 3rd पार्ट है। इसके पहले यानी 3rd सेमेस्टर का पूरा सॉल्यूशन करके हम अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। यदि आप आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका ट्रेड थ्योरी का अभी रिसेंटली एग्ज़ाम है, तो उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी आईटीआई सेकेंड ईयर के नाम से बनी हुई है, वहाँ से आप 3rd सेमेस्टर की वीडियो देख सकते हैं। और इसमें हम 4th सेमेस्टर का कर रहे हैं, तो 4th सेमेस्टर में अब तक 2 पार्ट में वीडियो बना दिया है और उसको चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा 3rd पार्ट होगा। पिछले पार्ट में हम 30 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। इस पार्ट में हम 31 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका रिसेंटली सीबीटी एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और इसके प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझें, क्योंकि आपके सीबीटी एग्ज़ाम में इस असाइनमेंट से 100% हूबहू क्वेश्चन आते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो 31 क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। ये जो है ये ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर में आप देख रहे हैं कि तीर का निशान अंदर है। ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं। ये होता है एमीटर, उसके बाद बेस होता है, ये कलेक्टर हो जाता है। आकार के हिसाब से सबसे पतला जो होता है वो बेस होता है, उसके बाद एमीटर होता है, और सबसे बड़ा जो होता है वो कलेक्टर होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि आप बाइसिंग की गई है, ये और ये बाइसिंग की गई है। ये ट्रांजिस्टर जो है ये दोनों कंडीशन में ऑपरेट हो रहा है। इस ट्रांजिस्टर में ये कौन सा ट्रांजिस्टर है ये जानने के लिए ये आप ड्राइंग देखें, और इसमें आप देख रहे हैं कि तीर का निशान अंदर की तरफ है। तो जब ये अंदर की तरफ होता है ना, तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। और यदि ये तीर का निशान बाहर की तरफ रहता तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाता। और इसमें टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, तो जिस पर तीर का निशान दिखाता है वो एमीटर होता है, और ये कलेक्टर हो जाता है, और ये बेस हो जाता है। तो ये जो बाइसिंग की गई है जो दोनों कंडीशन में ऑपरेट हो रही है, अर्थात ये एक स्विच की तरह काम कर रही है। अर्थात ये जो सर्किट है ये स्विचिंग सर्किट है। तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है ये स्विचिंग सर्किट दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो दोलन है, ऑक्सीलेशन। तो दोलन ऑक्सीलेशन जो होता है वो डीसी टू एसी करने का काम करता है, और एम्पलीफायर जो होता है वो एम्पलीफाई करता है, मतलब उसको बढ़ाने का काम करता है। और एम्पलीफायर में जो फीडबैक देते हैं वो निगेटिव फीडबैक देते हैं, और ऑक्सीलेटर में जो फीडबैक देते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
32 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है। ये आप याद रखिएगा कि अगर एम्पलीफायर है तो उसमें जो भी फीडबैक दी जाएगी वो निगेटिव फीडबैक ही दी जाती है, निगेटिव। यदि ऑक्सीलेटर सर्किट रहता तो उसमें पॉजिटिव फीडबैक दी जाती। यहाँ जो कह रहा है कि एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक क्यों दी जाती है, तो निगेटिव फीडबैक इसलिए दी जाती है कि उसका वोल्टेज लाभ गेन है वो बढ़ जाए, बैंडविड्थ बढ़ जाए, और जो उसका डिस्टॉर्शन है, विकृति उसमें हो रही है, वो कम से कम हो। अर्थात विकृति कम करने के लिए ही एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक दी जाती है। ऑप्शन जो ए है वो विकृति को कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है प्रवर्धन कारक बढ़ाने के लिए, तो ये बढ़ता है। और इसका नेक्स्ट जो है आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए ये भी होता है, और लास्ट जो है ये भी होता है। फिलहाल ये इसमें कहा था कि निगेटिव फीडबैक देते क्यों हैं, तो ये विकृति को कम करने के लिए, यानी डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 33 नंबर जो क्वेश्चन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या होता है। डायक जो होता है वो 2 टर्मिनल वाली एक थायरिस्टर परिवार का एक इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है। डायक का जो संरचना होती है, निर्माण होता है, वह दो डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ने पर जो संरचना बनती है वो डायक होती है, तो ये डायक हो जाएगा। अब डायक में 2 टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2। याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि डायक में कितने टर्मिनल होते हैं, तो डायक में 2 टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2। और इसकी संरचना कैसे होती है, तो 2 डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ने से जो संरचना बनती है वो डायक की बनती है। तो डायक का प्रयोग किया जाता है ट्रायक की ट्रिगरिंग करने में। ऑप्शन जो ए है वो रेक्टिफायर के रूप में। रेक्टिफायर का काम जो होता है वो AC टू DC करने का काम होता है, तो डायक का तो वो काम हुआ नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी जो है ट्रिगर करने के लिए, अर्थात डायक का प्रयोग ट्रायक की ट्रिगरिंग करने में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34 क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक पंखा में वोल्टेज रेगुलेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रयोग किया जाता है ट्रायक का। अब ट्रायक की संरचना कैसी होती है, तो ट्रायक की संरचना 2 SCR को एंटी पैरेलल जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो ट्रायक का होता है, और ट्रायक के निगेटिव सिरे से यहाँ से एक गेट टर्मिनल भी निकल जाता है। इस ट्रायक में ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रायक में 3 टर्मिनल होते हैं, इसमें मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और एक गेट भी टर्मिनल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रायक में कितने टर्मिनल होते हैं, तो ट्रायक में 3 टर्मिनल, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और मेन टर्मिनल गेट, ये 3 टर्मिनल हो जाएंगे। और इसकी संरचना कैसे बनेगी, तो जब 2 SCR को एंटी पैरेलल जोड़ने से जो संरचना का निर्माण होता है वो ट्रायक का होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ट्रायक। इसमें और ऑप्शन जो दिया है, ए नंबर ऑप्शन दिया है FET का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके भी 3 टर्मिनल होते हैं,
इसके टर्मिनल जो होते हैं ड्रोन, सोर्स और गेट होता है। और एफईटी जो होता है ना वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। यूजेटी का फुल फॉर्म जो होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। और इसमें पूछा जाता है कि यूजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं, तो यूजेटी में भी 3 टर्मिनल होते हैं, बेस 1, बेस 2 और गेट। और इसमें पूछता है यूजेटी में कि जंक्शन कैगो बनता है, तो एक पीएन जंक्शन बनता है। और डायक जो होता है इसमें 2 टर्मिनल हो जाएंगे और ट्रायक में 3 टर्मिनल हो जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियमन में कौन सी नियंत्रण युक्ति प्रयोग की जाएगी, तो वो ट्रायक प्रयोग की जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 35 नंबर क्वेश्चन है कि एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायस में भारी करंट देता है। जब आप एससीआर का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एससीआर में मान लीजिए सिलिकॉन हम मटेरियल के प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें हम इसका जो ब्रेकडाउन होगा अर्थात जिस पर करंट का फ्लो होता है वो 0.7 वोल्ट पे होता है। तो यहाँ से करंट अचानक बढ़ जाएगी, फिर रिवर्स में आएगी, फिर इसके समानांतर में आ जाएगी, और फिर रिवर्स में भी जब 0.7 वोल्ट होगा तो डायरेक्ट करंट बढ़ जाएगी। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें हम देख रहे हैं कि इसके समानांतर में करंट जा रही है लेकिन अचानक करंट ज़्यादा हो गई। तो ये किस चतुर्थांश में हुई, तो तृतीय चतुर्थांश में हुई। अर्थात ऑप्शन जो ए है पहला चतुर्थांश गलत हो जाएगा, दूसरा जो है तृतीय चतुर्थांश यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको अच्छे से आप समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 36 नंबर क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है सारणी, इस सारणी में बताना है इसका इनपुट ये है 2 और इसका आउटपुट ये है। ये आउटपुट जो है ये किसको अंकित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ये कौन सा गेट है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन जो ए है वो एंड गेट है। तो एंड गेट का आउटपुट कैसे होता है, तो y इक्वल टू एंड गेट का y इक्वल टू ए इंटू बी होता है। तो ये ऐसा जब आउटपुट में यहाँ कंडीशन आए तो ये एंड गेट का हो जाएगा। उसके बाद यदि नॉट गेट का कहता तो नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, जो इसका इनपुट होता है ना उसके ठीक भी अपोजिट करके आउटपुट देता है। जैसे अगर हम y करें तो y इक्वल टू ए पर बार हो जाएगा, मतलब कि इसका इनपुट जो था a था इसका ठीक उल्टा बार हो जाएगा। तो ये नॉट गेट का कंडीशन हो जाएगा। नोर गेट का कंडीशन होता है नोर, इसके पहले एक और गेट भी आता है, इसको बता देते हैं। और गेट जो होता है उसका कंडीशन जो होता है y इक्वल टू ए प्लस बी, और इसी पर ये और गेट का हुआ, और इसी पर यदि नोर गेट का कहता NOR नोर गेट का, तो इसका जो होता y इक्वल टू ए प्लस बी तो होता क्योंकि और है, लेकिन इसमें एक नॉट गेट भी है तो इसका ये इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इस पर बार लग जाएगा। आप देख भी रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में a प्लस बी का बार दिया हुआ है, यानी ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा गेट हो रहा है, नोर गेट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो इसका है वो नैंड गेट का है डी नंबर, तो उसका जो आउटपुट में हम कैसे पकड़ेंगे कि ये कौन सा गेट को प्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आउटपुट होता है y इक्वल टू ए इंटू बी, क्योंकि नैंड गेट में एक एंड भी होता है और एक नॉट भी होता है। तो एंड का कंडीशन ए इंटू बी होता है, लेकिन जब इसका नॉट निकालेंगे तो ऊपर इस पर बार दे देंगे, तो ये नैंड गेट का हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
37 नंबर, सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नाव का उपयोग क्या है? सीआरओ जो होता है, सीआरओ का फुल फॉर्म जो होता है कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप होता है। ये जो होता है ये राशियों का मेजर करता है, तो वो ये अपने डिस्प्ले पर उसको अंकित करता है। जैसे फ्रीक्वेंसी मीटर का अगर सीआरओ से मेजर किया जाए तो वो फ्रीक्वेंसी को अपने डिस्प्ले पर अंकित करता है। तो इसमें जो कह रहा है कि टाइम बेस कंट्रोल में स्विच या नाभ का उद्देश्य क्या होता है, तो ये स्वीप स्पीड का चयन करता है, मतलब उसके रोटेशन का जो चयन है उसी को ये चयनित करता है। ऑप्शन जो है ए वो स्वीप स्पीड का चयन करे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 38 नंबर है, ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रायक में, ट्रायक जो होता है वह मोटर की गति को कंट्रोल करने में भी ट्रायक का प्रयोग किया जाता है। और ट्रायक की संरचना आप ध्यान से देखिएगा, ट्रायक की जो संरचना होती है, दो एससीआर को एंटी पैरेलल जोड़ने पर जो संरचना का निर्माण होता है वो ट्रायक का निर्माण होता है। अब ट्रायक में कितने टर्मिनल होते हैं? तो ट्रायक में 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है मेन टर्मिनल 1, एक होता है मेन टर्मिनल 2 और एक गेट सिरा होता है। इसमें कह रहा है कि स्नबर सर्किट की उपयोगिता क्या है, तो इसकी जब हम ट्रिगरिंग करते हैं इसके गेट टर्मिनल पर, उस ट्रिगरिंग में गलत ट्रिगरिंग अगर की जाए तो उससे बचाने का जो काम होता है वो स्नबर सर्किट का होता है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए दिया हुआ है कि गलत ट्रिगरिंग से बचाने के लिए, अर्थात स्नबर सर्किट का प्रयोग हम ट्रायक में गलत ट्रिगरिंग से बचाने के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39 नंबर, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगी यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट हो? हाफ वेव में और फुल वेव में, फुल वेव के सेंटर टैप्ड हो और एक ब्रिज रेक्टिफायर हो। इसमें कंडीशन होता है कि अगर डीसी के रूप में है तो हाफ वेव में 0.45 डीसी वोल्टेज हो जाता है, लेकिन अगर फुल वेव के सेंटर टैप्ड की बात करें तो 0.90 डीसी वोल्टेज हो जाता है, और ब्रिज में भी यही होता है, 0.90 डीसी वोल्ट हो जाता है। मैंने कहने का मतलब यह हुआ कि हाफ वेव में 0.45 डीसी वोल्टेज हो जाएगा और फुल वेव के दोनों टैप्ड, सेंटर टैप्ड और ब्रिज टैप्ड, दोनों में 0.90 डीसी वोल्टेज, 0.90 डीसी वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है हाफ वेव की बात किया हुआ है, तो हाफ वेव में क्या करेंगे कि 0.45 आई इंटू 24 वोल्ट डीसी, जब इसमें आप गुणा करेंगे तो इसमें गुणा होगा, वो आएगा 10.8 वोल्ट। तो ऑप्शन जो है ए 24 वोल्ट गलत हो जाएगा, बी जो है 12 वोल्ट ये भी नहीं होगा, सी जो है 9.6 वोल्ट ये भी नहीं होगा, डी जो है 10.8 वोल्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम का कंडीशन है कि जैसे अगर सिलिकॉन को लेते हैं तो सिलिकॉन का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, जिस पर अचानक करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है, वो 0.6 से 0.7 वोल्ट होता है। लेकिन जर्मेनियम की बात करते हैं तो जर्मेनियम में क्या कंडीशन होता है कि इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो 0.1 से 0.3 वोल्ट तक होता है। मतलब देखा जाए तो सिलिकॉन का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो जर्मेनियम की तुलना में ज़्यादा है।
अर्थात इसका जो बैरियर पोटेंशियल होगा सिलिकॉन का वो जर्मेनियम की तुलना में ज़्यादा होगा। तो यही ब्रेकडाउन वोल्टेज हाई के कारण ही हम जर्मेनियम को प्रीफर नहीं करते, सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं। ऑप्शन जो यहाँ दिया हुआ है ए नंबर, वह उच्च बाधा वोल्टेज यानी हाई बैरियर पोटेंशियल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है। यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप्ड पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। यदि सेंटर टैप्ड है तो सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर होता है, उसमें 2 डायोड लगते हैं। इसकी संरचना जो है ऐसे होती है और यहाँ से एक डायोड लगा दिए, फिर यहाँ से इसको और फिर यहाँ से ये हो जाएगा, ये एक ट्रांसफार्मर हो जाएगा। यहाँ जो कह रहा है कि सेंटर टैप्ड मतलब ये वाली बीच वाली चीज़, रेक्टिफायर खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, ओपन हो गया तब जब हम इसमें सिग्नल भेजते हैं तो ये तो डायोड काम करेगा। यहाँ पॉजिटिव हम दे दिए, यहाँ निगेटिव दे दिए, यहाँ से ये पॉजिटिव तो जाएगा लेकिन यहाँ से ये तो निगेटिव नहीं मिल पाएगा। इसलिए नहीं मिल पाएगा कि ये जो डायोड है वो रिवर्स में हो गया, तो रिवर्स में हो गया तो ये करंट का फ्लो करेगा नहीं और यहाँ से ये ओपन है, अर्थात ये जो वोल्टेज होगा ये वोल्टेज प्रवाहित ही नहीं होगी, अर्थात नो वोल्टेज अर्थात 0 वोल्टेज हो जाएगा। जो ऑप्शन जो दे रहा है ऑप्शन ए है 0 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42। इसमें कह रहा है कि कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर फ्रीक्वेंसी प्रदान करता है। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए एक ऑक्सीलेटर भी प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीलेटर का प्रयोग ही होता है हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। लेकिन जब ऑक्सीलेटर में आप जाएंगे तो ऑक्सीलेटर के टाइप होते हैं, आरसी और एलसी और कॉलिपिट। उसमें जो होता है एक हार्टले ऑक्सीलेटर आता है। हार्टले ऑक्सीलेटर का प्रयोग हम स्थिर और हाई फ्रीक्वेंसी पर प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि जहाँ पे हमको हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, जब ये दोनों कंडीशन की बात आती है तो वहाँ पे हम हार्टले ऑक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं। और यदि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उस पे हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो कह रहा है कि उच्च फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ये दोनों की बात कर रहा है, तो इसमें हम हार्टले ऑक्सीलेटर को प्रीफर करेंगे। जो ऑप्शन जो ए दिया है हार्टले ऑक्सीलेटर, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री की विशेषता क्या होती है। ट्रांजिस्टर में जो बताए थे कि इसमें जो टर्मिनल होते हैं ये हो जाएगा एमीटर, और इसका बेस सिरा जो होता है वो पतला होता है, ये बेस हो जाएगा, ये कलेक्टर हो जाएगा। भौतिक रूप से आकार के रूप में आप देखेंगे तो कलेक्टर जो होता है वो आकार में बड़ा होता है। अब इससे छोटा जो होता है वो एमीटर होता है, और जो सबसे छोटा पतला होता है वह बेस होता है। अब डोपिंग के हिसाब से बताएं आपको, तो डोपिंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो डोपिंग होती है वो एमीटर में होती है, उसके बाद कलेक्टर में होती है, और सबसे कम जो डोपिंग होती है वो बेस में होती है। यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री की विशेषता क्या होती है, तो आधार सामग्री की विशेषता में आप देख रहे हैं कि इसका जो आकार है वो पतला है और इसमें जो डोपिंग है वो कम की जा रही है। ऑप्शन जो ए है
वो हल्के से डोप किया हुआ और पतला, यानी ऑप्शन जो होगा ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर, एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। यहाँ फिगर ड्रा किया हुआ है और ये एम्पलीफायर का प्रकार पूछ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ इनपुट है और यहाँ पे इसका आउटपुट है। इसमें तीर का निशान आप देख रहे होंगे, तो तीर का निशान जो ट्रांजिस्टर में दिखाया जाता है वो एमीटर सिरे पे दिखाया जाता है और इमीटर के साथ यहाँ लोड और एक कैपेसिटर C3 लगाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कॉमन जो किया गया है वो एमीटर वाले पार्ट को किया गया है, अर्थात ये जो एम्पलीफायर का प्रकार होगा वह कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होगा, क्योंकि यहाँ एमीटर को कॉमन किया गया है। अर्थात ऑप्शन जो ए है पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर जो होता है वो बी टाइप का एम्पलीफायर होता है, गलत हो जाएगा। बी जो है वो कॉमन बेस एम्पलीफायर है। यहाँ आप देखिए ये बेस वाला सिरा है, इसको कॉमन नहीं किया गया है, इसलिए ये कॉमन बेस एम्पलीफायर भी नहीं होगा। सी जो है एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर। एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर को कॉमन कलेक्टर मतलब सीसी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर भी कहते हैं, वो चीज़ यहाँ नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। डी जो ऑप्शन है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन यहाँ किया गया है एमीटर को, इसलिए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। आप इस एम्पलीफायर को देखेंगे तो यहाँ इनपुट दिया जा रहा है, यहाँ आउटपुट दिया जा रहा है, और ये जो है ये ट्रांजिस्टर इसमें बनाया गया है। ट्रांजिस्टर में आप देख रहे होंगे कि इसके एमीटर वाले सिरे को कॉमन किया गया है। क्यों? क्योंकि एमीटर वाले सिरे में तीर का निशान दिया जाता है जो कि यहाँ दिखाया गया है। तो इसमें कह रहा है कि प्रतिरोध का सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ मतलब आउटपुट का जो वोल्टेज है वो कौन निर्धारित कर रहा है। ये जो आउटपुट का वोल्टेज है वो निर्धारित कौन कर रहा है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया गया है, वो रजिस्टर जो है RL रजिस्टर है। अर्थात इसके आउटपुट में आप देख रहे होंगे कि ये सर्किट यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से इस RL से होके ही जा रहा है इसका आउटपुट। अर्थात यह RL रजिस्टर अर्थात लोड रजिस्टेंस जो है इसके वोल्टेज लाभ को कंट्रोलिंग करने का, निर्धारित करने का काम करता है। इसलिए ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा, RL। सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस हम इतना ही क्वेश्चन को रखते हैं। जब इसका हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे तो वो 46 नंबर से अपलोड करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो स्टूडेंट ITI सेकेंड ईयर में है और उनका अभी रिसेंटली CBT एग्ज़ाम ट्रेड थ्योरी का होना है, क्योंकि WCS का एग्ज़ाम चल रहा है और जो स्टूडेंट का WCS का एग्ज़ाम हो गया है वो स्टूडेंट इन वीडियो को देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसी असाइनमेंट से ही अर्थात नीमी असाइनमेंट से ही आपके एग्ज़ाम में 100% हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए इस क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखें, समझें। फिर भी किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।